नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपीडी ऑनलाइन और मैं हूं पलवशा महमूद। नाजरीन, हम कल जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था फीवर क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, अलामात क्या हैं और इलाज क्या है जिसके ज़रिए हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। आज भी हम इसी टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे, मज़ीद इसी पे सवालात लेंगे। जो कल सवालात रह गए थे वो सवालात हम आज करेंगे डॉक्टर साहब से, और शो में साथ साथ लाइव कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, आज का जो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है वो है कि बुखार में कितने टाइम बाद और कितनी मिकदार में जो है वो दवाई लेनी चाहिए? जी देखें, कल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो फीवर की टाइप्स की भी बात की कि बुखार की कितनी अकसाम है और किस तरीके से उतरता चढ़ता है। अच्छा, जो मेडिसन है कल भी थोड़ा सा मैंने बताया था, जो नाज़रीन हमें अभी देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को वाज़े रखें कि मेडिसन अगर वो खुद ही ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, चाहे वो पैरास्टामोल सिरप हो गया या टैबलेट्स हो गई, तो ज़रूर उसको उसकी हिदायत पीछे देखा करें। टैबलेट्स पे तो नहीं मेंशन होती, लेकिन सिरप पे बहुत वाज़े तौर पे मेंशन होता है कि कितने ml देना है, किस एज से किस एज तक के लिए कितना है। यानी 1 से 6 माह के लिए, 6 माह से 1 साल के लिए, इसी तरह 1 साल से लेके 3 साल या 5 साल के बच्चों में कितना डोज देना है, क्योंकि डोज प्रॉपर जाएगा तो फीवर रिड्यूस होगा। अमूमन ये होता है कि मिसाल के तौर पे सिरप अगर लिखा हुआ है कहीं पे कि जी आपने 1.5 चमचा देना है, फॉर एग्जांपल, यानी 1.5 चमचा बच्चे को, 1.5 चमचे का मतलब हो गया 1 चमचे में 5 ml होते हैं, 1.5 चमचे का मतलब हो गया 7.5 ml। सही। अब ऐसी सूरत में मैंने कल भी ये बात बताई थी, जो अभी हमें सुन रहे हैं, कि चाय का जो चमचा होता है नॉर्मली वो 4 ml का होता है, तो इसमें वो मिकदार पूरी नहीं हो पाती। कोशिश ये करें जो भी साथ में सिरप के जो मेजरिंग कप होता है या मेजरिंग स्पून होता है उससे ही जो है वो एग्जैक्टली भरें, उतना क्वांटिटी दें। होता क्या है कि जब हम अंडर क्वांटिटी देते हैं, यानी कम देते हैं मिकदार, या इवन टैबलेट की मैं बात कर लूँ, बड़ों के अंदर अक्सर मैंने सुना और बहुत सारे ये प्रैक्टिस करते हैं कि जी जब बुखार हुआ तो 1 गोली जो है वो पैरास्टामोल की इस्तेमाल करेंगे। ये गलत है। जो एडल्ट डोज है बड़ों के लिए, यानी 18 साल से ऊपर के लिए जो डोज है वो इसका बनता है 2 टैबलेट्स। तो ये बात जहन में रखें कि अगर आप 1 टैबलेट लेंगे फीवर तरीके से उतरेगा नहीं। बाज़ औक़ात इस तरह लोग 3-3, 4-4 दिन गुजार देते हैं और वो कंप्लेन ये आती है कि जी सर फीवर नहीं उतर रहा है। सही। तो डोज सही लेना है। फिर ड्यूरेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सही। कि पलवशा अगर कॉल हो तो मुझसे जरूर बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बात कीजिए। देखिए, अगर ड्यूरेशन की हम जब बात करते हैं कि एटलीस्ट 8 घंटे का वक्फा होना चाहिए है। अगर हम पैरास्टामोल जो है वो टैबलेट फॉर्म में खा रहे हैं तो 2 टैबलेट पैरास्टामोल के बाद 8 घंटे का डिफरेंस हो। इसमें कमी बेशी चल जाती है, आधा पौन घंटे का डिफरेंस ऊपर नीचे हो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम अज़ कम, और अगर बहुत फ्रीक्वेंटली भी यूज़ करना पड़ जाता है कुछ केसेस के अंदर, तो 6 घंटे। इससे कम ड्यूरेशन के ऊपर पैरास्टामोल का इस्तेमाल बच्चों में भी नहीं करना चाहिए और बड़ों में भी नहीं करना। बिल्कुल 8 घंटे जो है वो ड्यूरेशन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे जो है सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि बुखार में अक्सर बच्चों में ये फिट्स का वर्ड यूज़ किया जाता है कि फिट्स क्या है? अच्छा, फिट्स बेसिकली एक तरीके के समझे एक झटके, जर्की मूवमेंट्स हैं, झटके लगते हैं, बेहोशी की भी जो है वो तारी हो जाती है, कैफियत आ जाती है, और बाज़ औक़ात बच्चे हों या बड़े अमूमन इसमें बेहोश भी हो जाते हैं। नॉर्मली जब फिट्स हम देखते हैं फीवर के हवाले से, यानी बुखार में बहुत कॉमनली सुनने में आता है कि जी बच्चों में इसका जो एज ज़्यादा जिसमें ये लाई करते हैं वो है 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों में, जिसमें फिट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिट्स आम लफ्ज़ों में मैं वही कहूँगा कि जिसमें अचानक से बॉडी या तो मूवमेंट शुरू कर दे, एकदम शिवरिंग सिवियर शुरू हो और अनकॉन्शियसनेस सी हो जाए। तो ऐसी सूरत में जो है घर में ज़्यादा पेरेंट्स हैं या जो भी हजरात हैं वो परेशान हो जाते हैं देख कर के ये क्या अचानक हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि बुखार जो है। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं आमना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जो है हर तकरीबन महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे टाइफाइड हो जाता है। अच्छा। और इसके बाद कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही। थोड़ा सा इको प्रोड्यूस हो रहा था। अब पलवशा क्या पूछना चाहे इन्होंने? आप क्या दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगी? मैं ये कह रही थी कि मैं महीने 1.5 बाद या 2 महीने बाद ना मुझे टाइफाइड हो जाता है। सही। अच्छा, टाइफाइड हो जाता है, ये टेस्ट करवाए थे आप या आप? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि हर 2 टेस्ट करवाने के बाद पॉजिटिव आता है। जी,
टेस्ट करवाती हूँ ना तो वो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है हर महीने 2 महीने बाद? हाँ जी, इसी तरह होता है। अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जब हम टाइफाइड कहते हैं तो एक्यूट टाइफाइड है, और यही चीज़ क्रॉनिक भी हो जाती है, यानी काफ़ी अरसे तक भी ये चल सकती है। ठीक है, ये उस सूरत में होता है कि जब इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। यानी टाइफाइड का एक ड्यूरेशन है 14 से 21 दिन के अंदर जो है वो फीवर सबसाइड कर जाता है, बाज़ वक़्त 12 दिन के अंदर भी फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी वो किल भी हो जाता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, या सही एंटीबायोटिक जो कि उस पर सेंसिटिव थी, उस पर असर रखती थी, वो चीज़ नहीं होगा, तो बाज़ औक़ात ये आंतों में भी बैठ जाता है जरासीम जाके, और फिर क्रॉनिक जो है कहते हैं यानी लॉन्ग टर्म तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। तो ऐसी सूरत में सही से इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी है, पहले कंफर्म हो जाए, IgG IgM लेवल्स जो हैं वो कंफर्म हो जाएं। बाज़ औक़ात टाइफाइड डॉट भी करवाते हैं, तो इसके बाद फिर प्रॉपरली इसको, या तो बेहतर होता है कि कल्चर सेंसिटिविटी करा ली जाए, यानी ब्लड का वो टेस्ट जिससे ये पता चल जाए कि किस जरासीम की वजह से हो रहा है। तो अमूमन जो कॉमन कॉज है सैल्मोनेला टाइफी, इसके अलावा भी हो सकते हैं, फिर पैराटाइफाइड भी हो सकता है, इसकी भी किस्में हैं। तो कहने का मकसद है कि सही से इसको पहले डायग्नोस हो जाए, और उसके बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, आप अगर खुदा न खास्ता इस तरह आपको रिलैप्स हो रहा है तो करवाना चाहिए है। इन केस अगर डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता तो आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा। तो जो भी आपने टेस्ट अगर कराया मुझसे शेयर कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह एडवाइस कर दूँगा। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, वो फिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, मेरा आपसे उसी के बारे में एक और क्वेश्चन कि वो कितने देखिए, टाइम मैं तक पहले रहता है? चाहूँगा पलवशा कि फिट्स को हम थोड़ा सा क्लियरली डिफाइन बिल्कुल, कर लें। तो ये जो अनकॉन्शियसनेस एकदम से आ जाता है बच्चों के अंदर के वो कहते हैं ना, गर्दन घुमा ली और आंखें जो है वो चढ़ जाती हैं, बाज़ वक़्त इसमें ऐसा भी होता है, एकदम से ऐसे यूँ जर की मूवमेंट्स बॉडी में शुरू हो सकती हैं बच्चों में। इसकी एक्चुअली वजह, पहले बात ये समझ लें कि होता क्यों है। ये होता है ब्रेन के अंदर, यानी दिमाग में हमारे करंट दौड़ है, पूरी बॉडी में करंट दौड़ है, लेकिन जो दिमाग में है उसके अंदर एक्टोपिक्स बनना शुरू हो जाते हैं जगह डॉक्टर जगह। साहब, अगेन मैं आपको जी, जी। डिस्टर्ब करना चाहूँगी। सो हमारे पास इधर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर जी, मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। काइंडली आवाज़ बढ़ा दीजिए। जी सर, मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा तकरीबन 14 माह का बेटा है, तो उसको झटके लगते हैं बड़े जोर जोर के ना। जी, जी। 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। जी, अच्छा, एक दिन में एक दफ़ा ही ऐसा होता है, फिर दूसरे दिन ऐसा रिपीट होता है? नहीं सर जी, ये तकरीबन दिन में काफी दफा लगते हैं उसको। एक दिन में ही? तो जी, एक दिन में काफी दफा लगते हैं। ऐसा फर्श पे बैठा होता है तो इतना जोर का झटका लगता है कि जमीन पे जाके गिरता है। अच्छा, ये कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? ये सर तकरीबन 4 माह से ऐसा हो रहा है। 4 माह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर से रुजू किया आपने? जी सर जी, डॉक्टर से मैंने टेस्ट करवाए थे, तो वो कह रहे थे कि आप क्या करें, वहाँ एक टेस्ट करवाएं सर। यहाँ पे तकरीबन वही चीज होता है, वो टेस्ट करवाए थे सर जी, पर सही कंफर्म नहीं हुआ, उसमें नहीं आया। ठीक है, मैं इस हवाले से इरफान साहब, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि एक्चुअली है क्या, ताकि आपको वाजे हो जाए इस हवाले से। और फिर अगर डिटेल में आपने डिस्कस करना चाहें तो आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं फिट्स पे ही बात कर रहा हूँ कि देखें, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बच्चे को फिट्स हो रहे हैं, तो ये जैसे मैंने कहा 5 महीने से लेके 5 साल तक में ज़्यादा कॉमन है। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा इरफान साहब, जैसे बच्चे को आपके हो रहा है, सबसे मैं इसमें मकसद वो नहीं है आपको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ये बात समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फिट्स इस तरह के जो पड़ते हैं उससे कोई परेशानी की बात नहीं है। पहली बात जहन में रख लें कि खुदा ना खास्ता ये कोई जानलेवा नहीं है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक्टोपिक्स बन रहे होते हैं मुख्तलिफ तौर पे, तो ये जो ड्यूरेशन होता है इसमें बज़ाहिर बहुत ज़्यादा जो है ना ही कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है कि जिससे फिट से रिकवर किया जाए। और नॉर्मली होता क्या है कि 90% जो फिट्स हैं वो सेल्फ रिकवरी पर होते हैं, 5 यानी कुछ सेकंड से लेकर 30 सेकंड से लेकर और 10 से 15 मिनट तक ये ड्यूरेशन हो सकता है फिट्स का। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बार बार अगर हो रहा है तो डेफिनेटली उसका रूट कॉज थोड़ा मालूम करने की कोशिश करते हैं कि फ़ीवर है और फीवर कितना रह रहा है और फीवर की क्या वजह है। अगर फीवर की वजह नहीं है, उसके अलावा फिट्स पड़ रहे हैं, तो मिर्गी जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, तो एपिलेप्टिक फिट्स भी पड़ते हैं जो कि बुखार से रिलेटेड नहीं होते। तो ऐसी सूरत में न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना बेहतर होता है कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक कराएं, ताकि न्यूरो फिजिशियन को, कि वो इसके लिए फिर स्पेसिफिक मेडिसिन भी देते हैं
अगर नहीं अवेलेबिलिटी है तो कोई भी कंसल्टेंट, इवन डॉक्टर जो जनरल फिजिशियंस हैं वो भी इसके लिए मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। इसके फिर स्पेसिफिक मेडिसिन आती है अगर बार बार इस तरह का हो रहा है। एपिलेप्सी के भी चांसेस होते हैं और एपिलेप्सी जो है उस पर इंशाल्लाह हम किसी दिन बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि इसके पेशेंट्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं। तो एपिलेप्सी की भी टाइप्स हैं और उस टाइप्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ फीवर की वजह से हो, एपिलेप्टिक सीजर्स भी हो सकते हैं, बहुत वजूहत हैं। लेकिन अमूमन जब बुखार की वजह से, जिसकी मैं बात बता रहा था कि बुखार की वजह से अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो अमूमन उसमें परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोशिश ये करें कि बच्चा ऐसी सेफ जगह पर हो कि वो गिरे गिराए नहीं, या सॉफ्ट जगह पर इसको रखा जाए, काम रखा जाए और वेंटिलेशन अच्छा रखा जाए। बच्चा खुद ही से रिकवर कर जाता है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? मैं समीना भट्ट बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर अताउर रहीम से सवाल है कि जब मैं दवाई खाती हूँ तब सही है, जब दवाई नहीं खाती तब मेरे दर्द शुरू हो जाते हैं जिस्म में। सर में? जिस्म में, पूरे अच्छा, जिस्म में। पूरे सर में होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, बीपी की नहीं है। आपने चेक करवाया है ब्लड प्रेशर? मैंने डॉक्टर आमरजीज को दिखाया हुआ है, मैं 2 मंथ की दवाई खा चुकी हूँ। किस चीज़ के लिए दवाई खाई है आपने? ब्लड प्रेशर के लिए? नहीं नहीं, मैंने खाई है। मेरी ना सारी चीजें वगैरह ना, जोड़ वगैरह जुड़ गए थे। अच्छा, ठीक हो गया। बॉडी पेन से? फिर मैंने फिजियोथेरेपी, जी जी, उससे सही हो गए हैं। ठीक है। तो अभी जो मगर आपको शिकायत है वो सर मतलब में दर्द की है, जो कि आपके पूरे सर में किसी खास जगह पे हो रहा है या पूरे सर नहीं, में? सर में दर्द नहीं है, मेरे पूरे जिस्म में दर्द अच्छा, है, जिससे सर में दर्द हो रहा है। नहीं ओके, ठीक है। ओके ओके, मैं अच्छा, मैंने सिर्फ इतना पूछना है कि दवाई खाती हूँ तो सही है, ठीक है। दवाई नहीं खाती तो नहीं सही है। ओके, अच्छा, शुगर, बस एक सवाल मेरा और इम्पोर्टेंट है कि आपकी उम्र बता दें एक तो, और ये बताइएगा कि आपको शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। सिर्फ ना मुझे, एज कितनी है आपकी? मेरी 46। ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस्म में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अपनी कम कर देंगे सही। तो ऐसी सूरत में हमारी बॉडी जो है वो रेस्टिंग स्टेट की आदी हो जाती है। बिल्कुल। तो यानी आराम, मैं ये नहीं कहता कि कोई जानबूझ के कोई रेस्ट या आराम पसंद हो रहा होता है, लेकिन होता क्या है कि जब बॉडी की मूवमेंट्स कम होती जाएंगी फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसी सूरत में भी आपके मसल्स क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रही हैं तो पेन करती हैं। दूसरा ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसीज की वजह से भी जिस्म में दर्द होता है। नर्व्स वीकनेसेस की वजह से भी जो है वो आपके मसल्स में पेन होने लगता है। तो ये तमाम चीज़ें इवेलुएट करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा इनसे कि प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगर कोई मुझे एक टेस्ट एडवाइस करना हो तो मैं एडवाइस कर दूंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेडिसिन भी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन फिट से रिलेटेड मेरा आपसे ये है कि ये कितना टाइम, मतलब कितनी देर तक ये रहते हैं? अच्छा, देखें, वैसे तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ब्रेक से पहले का है। Okay. अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, फिट्स जो हैं बेसिकली इसका डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कुछ हफ्ते तक ऐसा हुआ और फिर ख़त्म हो गया। जैसे मैंने कहा कि फ़ीवर के अंदर फिट्स, क्योंकि हम फ़ीवर की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली तो फ़ीवर के अंदर जो फिट्स हैं वो उस वक्त तक अमूमन रहते हैं जिस टाइम तक फ़ीवर रह रहा होता है। सही। और ज़रूरी नहीं होता कि बहुत स्पाइकी फ़ीवर हो, 103-4 जाएगा तब फिट्स हो, बाद 100 टेम्परेचर पर भी फिट्स आना शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाँ मैम, मैं अब्दुल लतीफ़ बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैम जो है ना, हमारी ये वैस को जो है ना सुबह के टाइम पे खांसी आती है, मतलब ये तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए। सिर्फ सुबह के टाइम खांसी होती है? जी जी, सुबह के टाइम पे खांसी, और ये थोड़ी देर जब चाय पीती है तो वो ठीक हो जाती है, मतलब चाय या कोई। कितनी उम्र है? और जी सर। उम्र कितनी है? उम्र है तकरीबन 35 साल का। ठीक हो गया। ठीक। जी 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 सर। अच्छा, देखिए, इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अमूमन जो है बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी चीज़ से एलर्जी हो जो हमें नहीं पता चल रहा होता, और उसमें बज़ाहिर कोई नज़ला भी नहीं हो रहा होता, ना नाक बह रही होती है, ना कोई और दूसरे सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ खांसी भी हो सकती है।
जो कहते हैं ना कि ये हमारा जो पीछे की दीवार है गलहलक की, इसे फेरिंग्स कहते हैं, इसमें अगर सोजिश हो जाती है तो उसकी वजह से भी खांसी होती है। जैसी हवा पीछे टकराती है तो फिर पेशेंट खांसने लगते हैं अगर खुश्क खांसी है। अगर बलगमी खांसी हो रही है या चेस्ट में कंजेशन जिसे हम कहते हैं हो रहा है, तो उसकी वजह बहुत सारी, उसकी में भी एलर्जी का एक बहुत बड़ी वजह एलर्जी है। तो इस ऐसी सूरत में मेडिसिन एडवाइस की जाती है। आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। बिल्कुल, प्रोग्राम के बाद आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। 12 से 1 के बीच जो है वो आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम आपसे थोड़ी शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है बुखार की कि बुखार में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं ठीक। इसी हवाले से मैं डॉक्टर साहब से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है कि बुखार में जो है वो ड्रिप देना सही नहीं रहता। डॉक्टर साहब इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, ये खैर सवाल बहुत अच्छा है कि अमूमन देखा गया है कि जब भी बुखार हो तो घर में अमूमन ज़िक्र में भी ये बात आती है कि नहीं जी ड्रिप नहीं लगानी, इवन कुछ डॉक्टर्स भी। अच्छा, अब जब ये डॉक्टर्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें जहन में रखें कि हमारे यहाँ जो माशाल्लाह क्वैक्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जिसे अताई डॉक्टर्स कहते हैं, जो कि MBBS या उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ या डिग्रीज़ नहीं है और वो बैठे हुए एक अरसे से। तो इस चीज़ को थोड़ा ख्याल करें, आप भी ऑब्ज़र्व किया करें बीइंग अ पेशेंट कि आप जब कोई चीज़ लेने जाते हैं, आप क्वालिटी चेक करते हैं, सब कुछ होता है, तो बाद में बिहेवियर से, स्टाइल से भी पता चलता है कि सही है या नहीं। और अगर ज़रा भी कोई शक हो तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़रूर आगाही दें कि ये चीज़ खुदा ना खास्ता किसी की, क्योंकि जान का मामला होता है, ज़िंदगी का मामला है, इसमें मजाक नहीं है, तो मिस डायरेक्शंस ना हो। देखें, ड्रिप जो है बेसिकली डिहाइड्रेशन की, अगर प्योर ड्रिप दी जा रही है, चाहे वो डेक्स्ट्रोसलाइन है, नॉर्मल सलाइन है, रिंगोलैक्टेड है, ये डिहाइड्रेशन में देते हैं, डायरिया के अंदर दी जाती है। अब अगर कहा जाए तो डायरिया में फ़ीवर भी हो रहा होता है, बाद में बैक्टीरियल कॉज है या वायरल तो एब्जॉर्ब होता है, तो फीवर भी हो रहा होता है, तो फीवर में आप ड्रिप दे रहे होते हैं। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि नहीं होता। इवन ये भी है कि जी ताकत की कोई दवाई ना दी जाए बुखार की सूरत में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि बाज़ वक़्त जो है वो क्योंकि BMR बढ़ा हुआ होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, विटामिन से एक आपको एनर्जी मिलती है, तो ऐसी सूरत में ये है कि वो मज़ीद फर्दर राइज ना करे, तो कभी अवॉइड करते हैं। लेकिन ये चीज़ के ड्रिप नहीं दी जा सकती बुखार में, ये ख्याल गलत है, क्योंकि हमें तो हाइड्रेट रखना होता है पेशेंट को वैसे भी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब बच्चों को बुखार होता है तो अक्सर ये भी अक्सर पेरेंट्स से सुनने में आया है कि टेम्परेचर अगर चेक करने के लिए थर्मामीटर अगर आप बगल में रखें तो वो अगर 100 टेम्परेचर है तो वो 99 बताता है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम वो बताता है। तो इसके बारे में जो है मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, इफ़त बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा 2.5 साल का बेटा है जी। उसको ना खुराक हजम नहीं होती, मतलब फ्रूट्स खिलाते हैं या खाना वगैरह, दूध कुछ भी पीता है, खाता है, तो फ्रूट्स वगैरह तो बिल्कुल जब पाखाना करता है ना, जैसे साबित खाता है वैसे निकाल देता है, और दूध जैसे ही पीता जाता है ना उसी वक्त पोटी कर देता है। अभी हम 1 माह से उसको ना डिब्बे वाला दूध पिला रहे हैं, उससे कुछ फर्क आया, ये न्यूट्रोफिल LS, और कुछ फर्क आया है उससे, मतलब जैसे दिन में वो 5 बार पखाना करता था, अब 2 बार 3 बार कर लेता है। तो उसके लिए हम बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं, लेकिन उसका ना हजमा ठीक नहीं हो रहा, जो चीज जब खाता है। अच्छा, खाने के आपने जैसे कहा 2.5 साल उम्र है, तो दूध के अलावा आप बच्चे को जो है वो सॉलिड ग़िज़ा भी देती होंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? जी सर, सब चीज़ें खाता है, रोटी खा लेता है, चावल, फ्रूट, सब चीज़ें खा लेता है। ठीक है। देखें, जब ये चीज़ें माशाल्लाह अच्छी बात है कि आप घर की बनी हुई चीज़ें देती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ज़हन में, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे क्योंकि बाहर खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मुंह में भी लेते हैं,
तो ऐसी सूरत में बैक्टीरिया या वायरस, कोशिश करें कि हाथों को अच्छे से ज़्यादा उसके साफ़ रखे जाएं। जब भी हो, जितनी बार भी नज़र पड़े तो उसको वॉश करवाएं साबुन से, क्योंकि अमूमन जो बच्चों को डायरिया होता है उसकी वजह में ज़्यादातर जो कॉज है वायरल है, ठीक है। और वायरसेस जो हैं, रोटा वायरस ख़ास तौर पे, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट कॉमन है। और पानी का दूसरा इस्तेमाल है कि बच्चे क्योंकि पानी पीते हैं, तब पानी बॉयल करके आप दें। अगर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बॉइल्ड वाटर दें। और मोशंस जब कभी देखें, अगर लूज़ मोशंस हो रहे हैं 3-4, इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। कोशिश करना होता है, खुद आइडेंटिफाई बात करना पड़ता है कि किसी ख़ास ग़िज़ा के बाद बच्चे को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा भी होता है। क्योंकि सपोर्टिवली अब जो मिल्क है वो आप सपोर्टिवली देते हैं, मेन जो है फिर वो बच्चा जो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड डाइट पे आ रहा होता है। तो इसमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना होता है। इसमें कोई ऐसा मेडिसिन एडवाइस करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक रूटीन है, बच्चे की हैबिट डेवलप करनी है, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। वैसे एक्टिव है बच्चा, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन अब ये चीज़ आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा, बच्चा अगर एक्टिव है, खेल कूद सब कुछ सही है, तो इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता मोशंस की वजह से उसके कोई जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या और दूसरी चीज़ें, उसमें कोई कमज़ोरी वाक़ई नहीं हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था मैं जी, देखिए बात यह है कि जब टेम्परेचर हम लेते हैं तो अव्वल तो इस चीज़ का आदी बनाना चाहिए कि ओवरऑल, मैंने जैसे ये प्रोग्राम का मकसद भी यही था, जैसे मैंने कल कहा था कि हमें टेम्परेचर खुद पहले बाकायदा चेक करना चाहिए थर्मामीटर से, उसके बाद, वरना अंदाजे नहीं लगाने हैं, ठीक है, कि माथे पे हाथ रख लिया, जिस्म पे कहीं पे यूँ हाथ रख के फील किया, अच्छा हाँ टेम्परेचर हो रहा है, एक बात। अच्छा, छोटे बच्चे जो हैं, जितने भी 5 साल से कम, बल्कि इससे भी, तो बाज़ औक़ात ये वेरी करता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हेसिटेट करते हैं 7-8, 8-8 साल में भी। तो ऐसी सूरत में आप बगल के नीचे यानी अंदर की तरफ आप जो इसका बल्ब होता है, बल्ब का पोर्शन है थर्मोमीटर का, ये आप रखते हैं, तकरीबन 1.5 मिनट रखें, ठीक है, एक चीज़। दूसरा है कि अगर बच्चा लीन थीन है, नॉर्मल यानी नील थीन भी ना कहूँ मैं, अगर कहूँ कि नॉर्मल उसका स्टेचर है, तो जो टेम्परेचर फिर आपका यानी माउथ का टेम्परेचर और इसका तकरीबन एक ही होता है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर थोड़ा सा बल्की है बच्चा, या इवन अगर कोई बूढ़े लोग हैं कि जो थोड़ा बल्की हैं और वो मुंह में नहीं रख सकते या ऐसी पोजीशन नहीं उनकी, तो ऐसी सूरत में अगर आप रखते हैं तो उसमें 1 डिग्री, जब हम 1 डिग्री कहते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि मिसाल के तौर पे 99 है तो 99.1, ये इतना डिफरेंस बढ़ाते हैं, पूरे 10 डिग्रीज का डिफरेंस नहीं आता। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नसरीन बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे ना घुटने में बहुत पेन होती है, ठीक, तो जहाँ भी कहीं हड्डियों वाले डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा, गायब बहुत आ गया हुआ, 7 नोकें निकली हुई हड्डियों की। सॉरी, आपने अभी लास्ट में क्या कहा परवेश, आपको भी आवाज़ काइंडली आप जी हाँ जी, नोकें निकली हुई हड्डियों की ना, वो अच्छा ना इस पर तो वो निकल गई, ठीक है। एड़ियों में आप बात कर रही हैं, पैरों में, एड़ियों में, घुटने में, ओके, हाँ जी। अच्छा देखें, ये दोनों घुटनों में है आपके या किसी एक में हो रहा है? एक में राइट में बहुत ज्यादा है, एक में ज्यादा, तो हाँ जी, तो लेफ्ट में है जो वो कम है, ठीक तो है। लेकिन मेरे से चला ही नहीं जाता, इतनी तकलीफ होती है ना, मैं टांग को फोल्ड करती हूँ तो वो मेरे से नहीं होती, बहुत तकलीफ है मुझे। कितनी उम्र है आपकी? इलाज करवाए, कितनी उम्र है? 65। ठीक है, अच्छा इलाज आप करवा रही हैं, अभी क्या मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रही हैं? मेडिसिन उन्होंने लिस्टें दी हुई है, मुझे नाम तो नहीं याद। अच्छा, यानी दर्द दूर करने की अद्वियात आप इस्तेमाल करती आ रही हैं, कितना अरसा हो गया? हाँ जी, ये तो 20-22 साल हो गए मुझे यूज करते देखें, हैं। अच्छा देखें, बात ये बहुत तकलीफ है जी, बिल्कुल हो रही होगी। देखें, बात ये है कि अच्छा वेट आपने, सॉरी मैं पूछना भूल गया, आपका वेट कितना है? वेट 80 होगा। 80 किलो है। अच्छा देखें, मेरे से चला ही नहीं ना जाता, तो बैठी रहती थी, बहुत तकलीफ होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखें, एक तो पहली बात ये, वज़न ज़्यादती की वजह से ही अमूमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, यानी जोड़ों का दर्द, 2 किस्म का है। मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस पे इस पे प्रोग्राम किए हैं पहले भी। एक वो दर्द है कि जिसमें दोनों जॉइंट्स बराबर के इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक साथ दोनों घुटनों में दर्द होगा या हाथों में या उंगलियों में, दोनों तरफ, ये और रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो इसकी दूसरी किस्म है, वो उसमें किसी एक साइड पे पहले हो सकता है, फिर दूसरा भी इन्वॉल्व हो सकता है जॉइंट। तो आपको जैसे आपने बताया, तो ये आपको बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बज़ाहिर देखा जाए तो इसका एज सच कोई इलाज नहीं है, इलाज इन द वे कि कोई ये मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो सकता, एक बात जहन में रखें। लेकिन
हमारा काम ये होता है बीइंग अ डॉक्टर कि हम चाहते हैं कि पेन फ्री आप जितना ड्यूरेशन गुजार सके, कम से कम हो जाए दर्द, और अगर यानी ना हो बहुत बेहतर बात है। तो ऐसी सूरत में दर्द दूर करने की अद्वियात भी दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ क्लास ऑफ ड्रग्स हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहलाती हैं, तो वो भी एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। आपको अगर जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल की है कोशिश करें वो अपने पास नाम लिख के उसके या तो रख लें या किसी से लिखवा लें ताकि वो मुझे कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद मैं कोई एडिशन यानी इजाफी कोई दवाई बता दूंगा इंशाल्लाह आपको कि इसमें क्या इस्तेमाल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मिसेस हमीद लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है जी आपका? डॉक्टर साहब से मुझे जी अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे भाई आई एम डायबिटिक, आई एम 68 इयर्स ओल्ड और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉक भी करती हूँ और रोजे भी रखती हूँ, मुझे कोई अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मेरे कुछ दिनों से मेरे लास्ट जो दांत हैं उनमें प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ा सा वो अपने गम्स को छोड़ रहे हैं। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज आई वेंट टू द डेंटिस्ट, तो जब उन्होंने चेक किया और एक दांत आधा टूटा हुआ, तो वो जब वो इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया तो उससे मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है। और मैं आई गॉट फैंटेड, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, वेलोसेफ ले रही हूँ, पेन किलर ले रही हूँ, लेकिन अब मैं ये दांत कैसे निकलवाऊँ? अच्छा। क्योंकि मुझे ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और शुगर भी कंट्रोल रहती है, लेकिन ये दांतों की प्रॉब्लम की वजह से ना तो मैं कोई चीज दबा सकती हूँ और पेन बहुत ज्यादा होती है। तो काइंडली मुझे गाइड कर दीजिए कि व्हाट आई हैव टू डू। ओके फाइन, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि मेरे पाँव की उंगलियों में दर्द होता है, मैं नीम गर्म पानी में भी रखती हूँ और लॉपरिन और शुगर की मेडिसिन भी ले रही हूँ। तो काइंडली ये मेरी जो प्रॉब्लम्स हो रही है इनके लिए मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अभी आपने जैसे कहा आप डायबिटिक हैं, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी शुगर कंट्रोल्स चल रही हैं या नहीं, ये ज़रूर आप मॉनिटर करते रहें, एक बात। दूसरा, जैसे आपने कहा कि दांत टूथ एक्सट्रैक्शन आप इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि जब भी लोकल एनेस्थीसिया वो देते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। एक्चुअली एंग्जाइटी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है मोस्टली, क्योंकि लिडोकेन यानी जो कि सुन करने के लिए जो इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, चाहे वो दांत मसूड़ों के यानी रूट्स की तरफ, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो हार्ट रेट को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। लिडोकेन का एक इफेक्ट है, लेकिन क्योंकि बढ़ने की वजह ये होती है कि आप एंग्शियस होते हैं पेशेंट्स थोड़ा सा कि वो जी नीडल लग रही है, इस वजह से आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है वो बाज़ लोअर डाउन होता है। ऐसी सूरत में जब ब्लड प्रेशर लोअर डाउन होता है तो भी हार्ट रेट बढ़ता है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो आपके डेंटिस्ट इस बात को बहुत बेहतर समझते हैं, वो इसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन भी। ये आप उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर थोड़ा सा हीलिंग देर से होती है, तो आपने कहा कि आप इस्तेमाल कर रही हैं, एंटीबायोटिक भी ले रही हैं, तो बाज़ थोड़ा सा डोज ज़्यादा और ज़्यादा टाइम के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप एक इस कॉल के बाद अपना जवाब कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? जी जी जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे सर की बैक पे बहुत दर्द होता है। सही। आंखें तकिए पे भी सर रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है और गर्दन की बैक पे भी बहुत दर्द होता है। कितनी उम्र है आपकी? 23 साल। 23 इयर्स। आप ये तो बहुत यंग एज के अंदर इस तरह का दर्द होना, बैक पेन और गर्दन में, क्या गर्दन को झुका के ज़्यादा काम कर रही होती हैं, मोबाइल में ज़्यादा हैं, या कोई सिस्टम के ऊपर आप कंप्यूटर्स पे बैठती हैं, गैजेट्स यूज़ करती हैं? ज्यादातर तो ये नहीं है कि जैसे गेम्स हो गई इस तरह की थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वैसे काम होता है। ये टीवी भी अब देखते हुए ना, जैसे करवट ली है, तकिए पे सर रखी हूँ, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए नादिया, बात ये है कि इस एज के अंदर अमूमन जो पेन है ना, अगर मैं कहूँ तो अभी भी इस लेवल पे कंप्रेशंस, चाहे वो आपके मोरे यानी
चाहे वो कमर के हों या गर्दन के, वो इतने ज़्यादा इस एज में इतने कंप्रेस नहीं होते, खुदा ना खास्ता कि वो आपको ये सिम्टम्स आ रहे हों। नॉर्मली मसल्स में पेन होता है, ज़्यादा न्यूरोजेनिक नहीं है, मस्कुलर ज़्यादा है, एक चीज़। दूसरा, इस गर्दन को बेंड जो यानी इस पोजीशन में रखना है, अवॉइड किया जाए जितना ज़्यादा कर सकती हैं। स्ट्रेट रखें, पोस्चर सही रखें, और मैट्रेस अगर जो है उसको ज़रूर चेक करें। बहुत सॉफ्ट अगर होगा तो भी फिर उठने पे या लेटने के बाद, सुबह उठने के बाद उसमें दर्द होगा। और तकिए का, जैसे पिलो का मैं इस्तेमाल का कहता हूँ कि जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस का ख्याल रखें, इससे ज़्यादा थिक ना हो, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कंधे का बनता है, इससे ज़्यादा ना होना कम। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सलाम मैडम, मैं अल्ताफ हुसैन बात कर रहा हूँ लियारी से, कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे शोल्डरों में बड़ा दर्द रहता है। जी। और चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है, तो नीचे टांगों के साइड में जो है वीकनेस महसूस होती है। तो कितनी उम्र है साहब आपकी? मेरे ख्याल से एज में खास कॉल ड्रॉप हो गई है, आप चाहें तो दोबारा कर लीजिएगा। जी, अच्छा मैं पूछा था आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? उम्र मेरी उम्र होगी सर तकरीबन 52-55। पिछली वीक में मैंने बात की थी, तो आपका नंबर जो है वो मैं कर रहा हूँ ट्राई, वो एंगेज जा रहा है। तो मुझे जरा क्लिनिक का एड्रेस मिल जाएगा तो मैं सर आपसे वहाँ के मुलाकात कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा क्लिनिक जो है फेज 1 में है, डिफेंस फेज 1 में ही, यहीं पे। फेज 1 किस जगह पर? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप मुझे या तो कॉल कर लीजिएगा 12 से 1 के दरमियान, तो हम मैसेज आपको सेंड कर देंगे क्लिनिक का। आप वहाँ से मुझे मेरे नंबर में मैसेज साइन कर दो सर, मेहरबानी होगी। चले, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जो अभी नंबर आपके इस पे डिस्प्ले हो रहा होगा, कि आप क्लिनिक का पूछ लीजिएगा, क्योंकि बाय नेम मेरे पास सेफ नहीं होते, तो मैं उसी पे आपको क्लिनिक एड्रेस सेंड कर दूंगा। ठीक है, मेहरबानी। ओके, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, आप वो लास्ट कॉलर का जो जवाब दे दीजिए। अच्छा देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि उनको जो है वो पेन हो रहा होता है, इस एज के अंदर जो है अमूमन मैंने कहा कि न्यूरोजेनिक पेन्स इतने नहीं होते। एंग्जाइटी फैक्टर्स तो हर एज ग्रुप में है, थोड़ा सा उसका भी एक इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को सिर्फ और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, बजाय इसके कि सिटिंग रखें। तो जब आप चलना फिरना एक्टिव रखेंगे तो ये जो पेन छोटे मोटे होते हैं, कमर में दर्द हो जाना, गर्दन में, ये एक नॉर्मल है। अगर देखा जाए, खुदा ना खास्ता कोई हर चीज़ इस पेन के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि कोई बीमारी इन्वॉल्व हो। अब अमूमन ये होता है कि जहाँ बैक पेन की बात करते हैं हम थोड़ा बहुत, तो वहाँ फ़ौरन जहन में आता है अच्छा कहीं हमारे मोरों में रगड़ तो नहीं पाते। लेकिन आप एज तो देखें, ये 20, 22, 25 साल, 30 साल की उम्र में आपके अगर हाँ, अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता आपने कोई वेट लिफ्ट कर लिया हो कहीं से, या किसी पुश किया हो, हार्ड पुशिंग हो, वो एक अलग चीज़ है। नॉर्मल हालात के अंदर ऐसे मोरों में खुदा ना खास्ता एकदम से कंप्रेशंस नहीं आती हैं। ठीक है, बिल्कुल हमें चाहिए कि हम अपनी जो है वो डेली रूटीन को का एक्टिविटीज़ अपनी कंटिन्यू रखें। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आपसे मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है बुखार की, कि बुखार में क्या करना चाहिए, क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक। डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है बुखार में, बच्चों की बात अगर की जाए तो माथा ठंडा और समटाइम्स पैर जो है वो गर्म हो जाता है, या फिर समटाइम्स पैर ठंडे और माथा गर्म हो जाता है, तो ये इस सूरत में क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, ये चीज़ें ना बहुत सारी, यानी फीवर में बहुत सारे ऐसे जो और एसोसिएटेड चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि बाज़ वक़्त हमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि बच्चे को अगर कभी आपने यहाँ हाथ रखा या इधर, बज़ाहिर आपको नहीं फ़ील हो रहा। छोटे बच्चों के अंदर तो आप हाथ लगा के खुद थोड़ा सा फील करना पड़ता है, और थर्मोमीटर से आप चेक करें बगल में रख के। लेकिन अगर नॉर्मल बच्चे, यानी जो चलने फिरने वाले बच्चे हों, उनके अंदर आप बाज़ वक़्त ये देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि वो लेटे हुए हैं तो आपने पिंडलियों को या पैरों को हाथ लगाए, बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, और माथा जो है वो इंतहाई गर्म नज़र आए। कुछ केसेस के अंदर जो है वो माथा बहुत ठंडा होता है, सिर्फ गर्दन में गर्मी आपको महसूस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हीट जाने, कुछ में पेट बहुत गर्म। ये वेरी करता है, ये चीज़ जो है ये वेरी करती है कि यानी कुछ केसेस के अंदर आपको रिस्पॉन्स डिफरेंट मिलता है, कुछ में। इसमें ऐसा अगर कहा जाए कोई इसकी स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, अमूमन नहीं है कि किसी के ये, यानी पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट, इवन बड़ों में भी ऐसा होता है बाद में कि वो आपको नहीं अलामत। बिल्कुल, मैं चाहूँगी आप जो जवाब है इस कॉल के बाद कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं मनोजा बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका?
मैडम मेरे सर में दर्द रहती है, पीछे हल्की हल्की ना, नींद नहीं आती। काइंडली आप थोड़ा सा बात थोड़ा कीजिए। सा लाउड क्या बोलिएगा। मुझे ना नींद नहीं आती। अच्छा, ठीक। और डॉक्टर को दिखाया, वो कहते हैं आप डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है। उन्होंने मुझे दवाई दी है, वो मैंने खाई है 10-15 दिन। उसके बाद मेरे और ज्यादा पाँव में दर्द होने शुरू हो गए, उंगलियों में। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब डॉक्टर ने कहा कि आपको एंजाइटी है तो आपको एहसास हुआ कि एंजाइटी है, या आपने कभी खुद भी फील किया कि हाँ मुझे एंजाइटी है, मैं एंग्शियस हूँ या परेशान हूँ? हाँ, मैं खुद भी महसूस करती। जी, पहले भी मुझे शक था। खुद भी शक महसूस था। करती हैं। अच्छा देखिए, एंजाइटी जब होती है ना, कोई परेशानी हो, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, तो अमूमन हमें इनसाइट हमें खुद पता होता है कि हम चाहे वो किसी भी वजह से, घर के हवाले, बाहर के हवाले, कोई भी हवाले से अगर हम परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, तो यानी टेंशन में है, तो हमें पता चलता है इस चीज़ का। एक बात मैं अक्सर ये, मैंने कल भी ये बात की, इससे पहले भी मैं जिक्र करता रहा हूँ कि जब कभी आपको खुद पता हो कि आप किसी वजह से परेशान या टेंस हैं, तो ऐसी सूरत में एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। मेरा पॉइंट समझिएगा। उसकी वजह यह है कि जब आपको खुद रूट कॉज पता है, आपको वजह पता है कि कोई भी XYZ रीज़न की वजह से आप परेशान हैं, तो ऐसी सूरत में हमें कोशिश ये करनी होती है खुद अपने तौर पे कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए या अपना माइंड डाइवर्ट किया जाए। अमूमन जब भी हम अब बहुत कॉमन होता जा रहा है कि जो है एंटी एंग्जाइटी, जो आपकी ड्रग्स हैं, एंग्जाइटी ड्रग्स हैं, उनका इस्तेमाल, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, मेडिसिन्स का, जो कि बज़ाहिर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी इस कॉल के बाद आप जो है, चलिए, सॉरी, आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं कोटा से जावेद बोल रहा हूँ। जी तो डॉक्टर साहब से बात करनी। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल था, मैंने कोई 1.5 महीना पहले इनसे कहा था कि मुझे सांस चढ़ता है, तो इन्होंने मुझे एक दवाई बताई थी, माइटी का। जी, तो इन्होंने कहा था 1 महीना खाने के बाद आपने छोड़ देनी। मैंने छोड़ दी। उसके बाद इन्होंने कहा मुझे प्राइवेट नंबर पे फोन करना, वो मिल ही नहीं रहा मुझे, सांस वैसे ही चढ़ता है। अच्छा जावेद साहब, सॉरी माजरत, मैं आपको बताऊं, बहुत दफ़ा ये मुझे बहुत पेश, आपने नहीं, काफ़ी लोगों ने मुझे इस हवाले से ज़रूर कहा है कि कॉल्स नहीं मिल रही होती हैं या नंबर बंद मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली बज़ाहिर देखा जाए तो इसका कोई और रीज़न नहीं, यही जो मोबाइल इस वक्त मेरे पास हाथ में मौजूद है, यही सिम जो है इसमें ऑन होती है, वो उस टाइम पर मैं स्पेसिफिकली रखता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तब जितनी कॉल्स में मैक्सिमम आपकी उस टाइम के दरमियान ले सकूं। अब जब क्योंकि कोई कॉलर करता है, 2 ऑप्शंस होते हैं, तो या तो वो कॉल बाज़ औक़ात वेटिंग पे नज़र मिलती है, या वो बंद, या मोबाइल भी बंद मिल जाता है। तो इसके लिए खैर माजरत, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी कॉल ज़रूर रिसीव करूँ। अभी मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब से कि प्रोड्यूसर साहब, इनको आप मेरा भी एक और नंबर भी जो है वो भी आप दे दीजिए, ताकि अगर ये सिम बंद भी होती है, यानी मेरा मोबाइल वाला बंद होता है नंबर, तो ये दूसरे पे मुझे कॉल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, आप वो बता रहे थे, आप जवाब कंटिन्यू। जी, अच्छा देखें, जैसे अभी उन्होंने कहा कि उनको डिप्रेशन। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, साजिद बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है कि खारिश है बदन में ना, जी, वो पूरे जिस्म में हो रही है? पूरे जिस्म में, हाँ पूरे जिस्म में, वाइफ को भी बेटे को भी पूरी है। आपको भी है? और आपने सॉरी क्या कहा? नहीं मुझे तो नहीं है सर, मेरी वाइफ को है। अच्छा, पूरे जिस्म में। ठीक है। अच्छा, 1-2 चीज़ें, कितने अरसे से हो रही है? कितना अर्सा है? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। बात करो। ठीक है, जोर से बोलना जरा। अच्छा 1 हफ्ता। वालेकुम सलाम। 1 हफ्ते से आपको जनरलाइज पूरी बॉडी के अंदर खारिश महसूस हो रही है? हाँ जी जी, बहुत ज्यादा। ओके, आपने मेडिसिन को इस्तेमाल की, डॉक्टर को दिखाया? नहीं। ओके, अच्छा 2 तरीके हैं, या तो आप रीजनली अपने डॉक्टर को ज़रूर रुजू करें, और अगर इन केस नहीं कांटेक्ट होता, आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक आध और कुछ सवाल पूछूंगा हिस्ट्री, कुछ चीज़ों के हवाले से, इसी कि क्यों ऐसा हुआ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। होपफुली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। डॉक्टर साहब, आप वो डिप्रेशन और एंजाइटी वाला जवाब मैं जी देखिए, जैसे अभी इनका डिप्रेशन है, तो अब जो भी एंटी डिप्रेसिव थेरेपीज़ दी जाती हैं, उसमें 1-2-3 कॉमन इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि आपकी पूरी एक्टिविटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है, आप हाइपर नहीं होते, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा वेट गेन का एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि मोस्टली देखा गया है
कि जो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन यूज़ करते हैं उनका वेट गेन होने लगता है। अच्छा, क्योंकि बॉडी के मूड को ऑल्टर कर रहा होता है। सही। ये मेडिसिन कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, बॉडी के मूड को ऑल्टर करती हैं, ऑल्दो के दी जाती हैं इसी पर्पस के लिए, लेकिन जहाँ पर शॉर्ट रीजनिंग हो डिप्रेशंस की, एंग्जाइटी की शॉर्ट रीजनिंग्स हो, वो बहुत आराम से ख़त्म की जा सकती है बगैर मेडिसिन के। सही। के बजाय इसके कि मेडिसिन एडवाइस की जाए। ठीक। डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे ये सवाल है कि अक्सर कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जो है अगर आपको टाइफाइड हो फीवर तो उसके अंदर आपको अल्लाह ना करे फॉलेज अटैक्स भी आने का खतरा होता है, वो खदशा होता है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि सॉरी सर, मैं चाहूँगी आप इस कॉल के बाद अपना जवाब कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ जेलर से। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, खासकर आंखों के अंदर आधा सर दर्द करता है, और ये अक्सर रहता है, और जब ये दर्द नहीं था आंखों पहुंचता है तो उल्टी होती है, तो उसको बहुत आराम आ जाता है। थोड़ा आराम से बोलें, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इकबाल साहब। सर मेरा सवाल ये कि मुझे सब सर में दर्द रहता है, और ये दर्द जब शिद्दत होती है। काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है वो आप स्लो कर दीजिए। अब दोबारा बोलिए आप, अपना सवाल क्या है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरे अक्सर सर में दर्द रहता है, और ये दर्द जब बहुत ज्यादा हो जाता है फिर उल्टी होती है, उल्टी के बाद मुझे फिर खुद ब खुद ही आराम आ जाता है, और आधे दर्द सर में दर्द होता है। ठीक है इकबाल साहब, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको जो है वो माइग्रेन है, और माइग्रेन का टिपिकल सिम्टम्स हैं कि आपको जो है वो नौजिया यानी मतली का होना या उल्टी आ जाना, ये कॉमन है, और उसके बाद थोड़ा सा कंपैरेटिवली रिलीफ मिलता है, बाद बाद लाइट बुरी लगने लगती है। ऐसी सूरत में ये तमाम सिम्टम्स अपीयर होते हैं। आप मेडिसिन इसके लिए एडवाइस की जाती है। आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं गीरा बात कर रही हूँ लालू खेत से। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना था कि मेरी अम्मी के ना सर में दर्द रहती है, चक्कर आते हैं, और ना जैसे अंदर बुखार रहता है, आराम नहीं आता है। बहुत सारी टैबलेट वगैरह बहुत जगहों में दिखा दिया, आराम नहीं आता। अच्छा, बुखार चेक किया है आप? बुखार तो चेक नहीं किया, यानी कि वो जब दिखाओ डॉक्टर तो वो ये कहते 100 तक के बुखार है। कल भी चेक करवा कर आए, वो ये कह रहे 100 तक के बुखार। 100 तक का उन्होंने थर्मोमीटर से चेक किया था? जी, थर्मोमीटर से चेक किया। ओके, अच्छा, एक तो पहला काम ये करें कि थर्मोमीटर आप घर में भी लेके रखें, और रेगुलर हर 4 to 6 आवर्स पे ज़रा टेम्परेचर बॉडी का देखें तो कि कितना आ रहा है पूरे दिन का। ठीक है, और इसमें परेशान होने की बात नहीं है बहुत। अगर खुदा ना खास्ता देखें टाइफाइड होता है तो टाइफाइड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ट्रीट नहीं हो सकती। कोई माइनर चेस्ट इन्फेक्शन है उनकी वजह से फीवर होता है, वायरल की वजह से भी फीवर होता है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, मेडिसिन एडवाइस की जा सकती है। ठीक है, आप प्रोग्राम के बाद मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं टेस्ट भी एडवाइस करूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को 12 से 1 के दरमियान कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि कल हम लोग जो है वो कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, कल नहीं, मंडे को इंशाल्लाह हम अपने जो कमिंग है मंडे, उसमें इंशाल्लाह देखिए, क्योंकि अब बकरीद का इस वक्त सीज़न है, और बकरीद के दौर में लोग बाज़ार में भी जा रहे हैं, अभी कुर्बानी का भी वक्त आएगा, उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं कोशिश होगी कि आगाही दें, कुछ चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि इस सीज़न के अंदर ख़ास तौर पे कुर्बानी से 1 हफ़्ता पहले से और 1 हफ़्ते बाद तक कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं, बार बार पेट की बीमारियां भी हो जाती हैं। गोश्त को सही तरीके से प्रिजर्व करने के हवाले से भी इंशाल्लाह हम आपको एडवाइस करेंगे, बताएंगे किस तरह गोश्त स्टैंडर्ड तरीका क्या है। तो ये तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह मंडे से बात करेंगे इन तमाम तर चीज़ों पे। आज जो हमारी बात हो रही थी वो बुखार के हवाले से थी कि बुखार को क्या शिद्दत महसूस होती है इसमें, और जो है इसको कैसे कम किया जा सकता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू नाज़रीन, एक चीज़ और चाहूँगा कि जहन में रखें कि अब लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, बकरा मंडी और गाय मंडी, अभी भी एहतियात की ज़रूरत है कोरोना के हवाले से, तो थोड़ा सा जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं बच्चों को अवॉइड करें कम से कम ना। बिल्कुल, आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ही आपके घर वाले जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी, आपसे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।